लीजिए सुनिए राग दरबारी का भाग 15। छोटे पहलवान ने कहा, हमें दर्शन वर्शन नहीं करना है, यहां तो बस लाल लंगोट वाले की गुलामी करते हैं और जितने देवी देवता है उनको भूसा समझते हैं। बहस इस पर हो रही थी कि पहले मंदिर में देवी का दर्शन कर लिया जाए। छोटे की इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। सभी जानते थे कि उन्हें समझाने का सिर्फ एक तरीका है और वह कि उन्हें जमीन पर पटक कर और छाती पर चढ़कर उनकी हड्डी पसली तोड़ दी जाए। उधर छोटे ने यह दिखाने के लिए कि वह नास्तिक नहीं है, खड़े होकर अपनी जांघ पर ढोलक सी बजानी शुरू कर दी। जब इससे उनकी आस्तिकता प्रमाणित नहीं हुई तो वे एक गाना भुनभुनाने लगे। अब बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मिठाई की एक दुकान की ओर इशारा करके उन्होंने कहा, मैं वहीं चलकर पेट में तब तक कुछ डालता हूं, वहीं आना। फिर अपने आप से बोले, सवेरे से मुंह बांधे घूम रहे हैं, पेट साला फटफटा रहा है। रंगनाथ को यही बताया गया था कि मंदिर सतयुग का बना हुआ है। वह शुरू से ही किसी शिलाखंड पर ब्राह्मी अक्षर पढ़ने की कल्पना कर रहा था, पर मंदिर को दूर से देखते ही उसे विश्वास हो गया कि अपने देशवासी समय के बारे में सिर्फ 2 शब्द सही जानते हैं, वे हैं अनादि और अनंत। इसके सिवा वे लगभग 75 वर्ष पुराने मंदिर को आसानी से गुप्त काल या मौर्य काल में धकेल सकते हैं। मंदिर के ऊपर बने हुए बेलबूटों के बीच लिखा था, बनवाया मंडप महिषासुर मर्दनी का मुसम्मे इकबाल बहादुर सिंह, बल्द नरेंद्र बहादुर सिंह, तख्त भीखापुर ने मित्ती कार्तिक बदी 10वीं संबत 1950 विक्रमी को। इसे पढ़ते ही रंगनाथ का सारा पुरातत्व हवा में उड़ गया। यह न समझना चाहिए कि भीखापुर का तख्त सितारा या पूना रियासत का तख्त था। अवध के लाखों जमींदारों के घर इस तरह के न जाने कितने टूटे फूटे तख्त पड़े रहा करते थे, जिन पर बैठकर वे अपनी रियाया यानी 2-1 हलवाहों का सलाम होली या दशहरा पर कबूल करते थे। मंदिर पर खर्च होने वाली रकम का अंदाजा करके रंगनाथ समझ गया कि यह तख्त भी उन्हीं लाखों तख्तों में से एक था। मंदिर की इमारत भी तख्त जैसी ही थी। वह एक कमरा था जिसमें सिर्फ एक दरवाजा था। अंदर की दीवारों पर चारों ओर वार्डरोब जैसे बना दिए गए थे। उन्हीं में अनेक प्रकार के देवताओं के रहने का प्रबंध था। दरवाजे में घुसते ही सामने के वार्डरोब में जो मूर्तियां दिखती थी, उन्हीं में देवी की मुख्य प्रतिमा सी थी। वह सचमुच ही एक प्राचीन मूर्ति थी। जोगनाथ मंदिर में घुसते ही बड़ी फुर्ती से साष्टांग लेट गया, जैसे लड़ाई के मैदान में धमाके की आवाज सुनते ही सिपाही लेट जाते हैं। फिर पंजों के बल बैठकर उसने बड़ी भावुकता से एक भजन सुनाना शुरू किया, जिसके बोल तो समझ में नहीं आए, पर यह समझ में आ गया कि वह रो नहीं रहा है, गा रहा है। जोगनाथ की भावुकता न गांजे की चिलम से पैदा हुई थी, न शराब के चुगड़ से। उसके पीछे सिर्फ पुलिस का डर था। जो भी हो, वह इतनी साफ थी कि 2-4 लोग अपना भजन भूलकर सिर्फ उसका भजन सुनने लगे। शनिचर को भी प्रधान बनना था, अतः वह भी मंदिर के बीचों बीच घुटने मोड़कर किसी तरह बैठ गया और जगदम्बिके जगदम्बिके का नारा लगाने लगा। मंडप में मेले की जबरदस्त भीड़ थी और कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था, पर वह गंजाहा ही कैसा जो कहीं पहुंचते ही वहां के रहने वालों पर अपने बांगड़ूपन की धाक न बैठा दे। लोग सनीचर से कुछ हटकर खड़े हो गए। उधर रुप्पन बाबू ने भी आंखें मूंद ली और धड़ाक से कोई वरदान मांगकर आंखों को एकदम से खोल दिया। उसके बाद उन्होंने वहां से मेला देखने की शुरुआत कर दी। उनके पास ही एक लड़की किसी मूर्ति के आगे झुकी हुई कुछ बुदबुदा रही थी। रुप्पन बाबू ने मान लिया कि असली मेला यही है। रंगनाथ हाथ जोड़कर सीधे मुख्य प्रतिमा के पास पहुंचा। उसने उसे देखा और फिर देखता ही रह गया। प्राचीन मूर्ति कला के बारे में उसने जो कुछ पढ़ा था उसे बिल्कुल निरर्थक जान पड़ा। उसने सोचा, अगर यही देवी की मूर्ति है तो अब तक उसने जो मूर्तियां खजुराहो में, भुवनेश्वर में या एलोरा के कैलाश मंदिर में देखी थी, वे क्या थी? एक बार आंख मूंद कर उसने ताकत से अपना सब कुछ पड़ा हुआ भूल जाने की कोशिश की। मन ही मन में चीखने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी भक्ति पर तर्क का हमला हो रहा है, बचाओ। पर उसने जब आंखें खोली तो उसे लगा कि उसकी भक्ति गायब हो गई है और इतिहास की तोता रटंत पढ़ाई उसे झकझोर रही है। बात यह थी कि इस मूर्ति की बनावट कुछ नए ढंग की थी। उसके सिर पर सिपाहियों का सा शिरस्त्राण था, गर्दन के नीचे चौड़ा और सपाट सीना था, सीने के नीचे का हिस्सा गायब था। जो लोग भक्ति की निगाह से नहीं बल्कि अंग्रेजी इतिहास लेखकों की किताबों के सहारे इस मंदिर में आए हुए हों, वे केवल ये वक्तव्य दे सकते थे कि
इस मूर्ति के जितने अंश को मैं देख पाता हूं उससे मुझे यह प्रमाणित करने में संकोच नहीं कि यह लगभग 12वीं शताब्दी के किसी सिपाही की मूर्ति है। अपने यहाँ की मूर्ति कला पर और चाहे जो कुछ कहा जाए, उसके विरुद्ध कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे देश की मूर्तियों में लिंग भेद का कोई घपला है। छोटे छोटे बाल कटाए हुए कमीज पैंट पहनकर गोल्फ के मैदान में घूमने वाली नारियों के बारे में हमें भले ही लिंग संबंधी धोखा हो जाए, पर यहाँ प्राचीन नारी मूर्तियों को लेकर ऐसा होना संभव नहीं। पुरातत्व के विद्यार्थियों को गले के नीचे ही 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने की आदत पड़ जाती है। कुछ और नीचे जाते ही पहाड़ पलटकर दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। ये सब समझने की दिव्य दृष्टि पुरातत्व के भोंदू से भोंदू विद्यार्थी को भी मिल जाती है। फिर वह बौद्ध विहारों को गोपुरम और गोपुरम को स्तूप समझने की गलती भले ही कर बैठे, नारी मूर्ति को पुरुष मूर्ति मानने की भूल नहीं कर सकता। रंगनाथ ने पुजारी से पूछा, यह किस देवता की मूर्ति है? पुजारी बहुत व्यस्त था, चिल्लाकर बोला, कुछ जेब में से निकाल के पूजन चढ़ाओ, तब अपने आप जान जाओगे कि कौन देवता है। रंगनाथ ने जिज्ञासा से आगे बढ़कर मूर्ति का गला छुआ। पुजारी ने उसे शंका के साथ देखा, फिर पढ़े लिखे आदमी की तरह कहा, अब मूर्ति को छूने की सख्त ममानियत है। लड़की दर्शन करके बाहर चली गई थी। रूपन बाबू की समझ में मेला खत्म हो गया था। उन्होंने रंगनाथ का हाथ खींचकर कहा, दर्शन तो हो गए, अब चलो चला जाए। इतिहास सबसे बड़ा मूर्ति भंजक है। वही अब रंगनाथ के सिर पर चढ़कर बोला, दर्शन क्या होंगे, ये देवी की मूर्ति ही नहीं है। सुनते ही तीनों गंजहे रंगनाथ के पास से मट आए। 2-4 लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। तब किसी अजायब घर के असिस्टेंट क्यूरेटर की तरह रंगनाथ ने रूपन बाबू को समझाया, देखते नहीं, ये सरासर किसी सिपाही की मूर्ति है। ये देखो, यह है शिरस्त्राण, और ये देखो, यह है पीछे की तरफ से निकला हुआ तरकस, और ये देखो बिल्कुल सपाट। रंगनाथ सिपाही के वीरतापूर्ण वक्षस्थल का वर्णन पूरा नहीं कर पाया। उससे पहले ही पुजारी ने उछलकर उसे धक्का दिया और वह बिना किसी प्रयास के तीर की तरह भीड़ को चीरता हुआ दरवाजे के पास जाकर अटक गया। उधर पुजारी पूजा कराने और पैसे बटोरने के कारोबार को रोककर पूरी तबीयत से रंगनाथ को गालियां देने लगा। उसका मुंह छोटा था, पर बड़ी बड़ी गालियां एक दूसरे को लांघती हुई बहुत टूटी फूटी हालत में बाहर आकर गिरने लगी। थोड़ी देर में मंदिर के अंदर गालियां ही गालियां हो गई, क्योंकि भक्तों ने भी पुजारी की ओर से गालियों का उत्पादन शुरू कर दिया था। गंजहे बिल्कुल भुचक्के होकर मंदिर के बाहर आ गए। पुजारी दरवाजे पर आकर चीखने लगा था, अब मैं तो सूरत देखकर ही पहचान गया था, ईसाई है, विलायतियों की औलाद। जरा से घिटपिट सीख ली और कहने लगा कि ये देवी ही नहीं है। 4 दिन बाद कहना कि हमारे बाप ही नहीं है। सनीचर और जोगनाथ पूरी घटना समझ नहीं पाए थे, फिर भी वे हाथ पैर हिला हिला कर शोर मचाने लगे। तब तक रूपन बाबू में उनकी व्यवहार बुद्धि लौट आई। उन्होंने रंगनाथ का हाथ पकड़कर कहा, चलो दादा। फिर पुजारी की ओर देखकर ऊंची पर ठंडी आवाज में कहने लगे, अब देखो महाराज, मिले ठेले के दिन ज्यादा दम न लगाया करो, तुम्हारी उम्र भी ढलने लगी है, गांजा दिमाग पर चढ़ जाता है। पुजारी ने फिटफिटाकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने फिर कहा, बस बहुत ज्यादा पैंतरा ना दिखाओ, हम लोग शिवपालगंज के रहने वाले हैं, जबान को अपनी बांबी में बंद रखो। कुछ दूर चलने पर रंगनाथ ने कहा, गलती मेरी ही थी, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए था। रूपन बाबू ने सांत्वना दी, अब बात तो ठीक ही है, पर कसूर तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का है। सनीचर ने भी कहा, आप पढ़कर आदमी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलने लगता है, बात करने का असली ढंग भूल जाता है, क्यों ना जोगनाथ? जोगनाथ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह तब तक भीड़ के रेले में घुसकर नौजवान लड़कियों को धक्का देने में व्यस्त हो गया था और उसके चेहरे से लगता था कि वह इस काम में व्यस्त ही रहना चाहता है। सनीचर भी अब मेले वाली चाल पर आ गया था। वह लंबे लंबे डगों से मिठाई की उस दुकान की ओर चला जिधर छोटे पहलवान थे। उसने सैकड़ों बुढ़ों को दाएं बाएं फेंका, कई औरतों के कंधों पर प्रेम से हाथ रखा, उनकी छातियों के आकार प्रकार का हाल चाल लिया। यह सब ऐसी निसंगता से किया जैसे भीड़ से निकलने के लिए ऐसा करना धर्म में लिखा हो। ये करने के लिए इस दुबले पतले इंसान में अचानक इतनी फुर्ती आ गई कि टॉनिक बनाने वाली कोई भी अमेरिकी कंपनी उसे पेप का विज्ञापन मानकर उसे पिंजड़े समेत खरीद सकती थी। ये दूसरी बात है कि अभी उसे बंद करने के लिए पिंजड़ा बनवाया नहीं गया था। रंगनाथ बहुत नाराज हो रहा था। एक बार जब सनीचर का हाथ किसी नौजवान लड़की के गाल की ओर बढ़ रहा था, उसने उसे बीच में ही मरोड़ दिया और कहा, यह क्या बदतमीजी है? सनीचर ने आंखें फैलाकर कहा, बदतमीजी नहीं है गुरु, मेला है।
फिर अचानक विनम्र बनकर दांत निकालते हुए बोला, गुरु देहाती मेले का मामला यहां तो बस यही हेरा फेरी का चमत्कार है गुरु। प्लानिंग कमीशन वाले किसी समस्या को फुसलाने के लिए कोई नया अंग्रेजी फिकरा इस्तेमाल करके भी इतना खुश ना होते होंगे जितना सनीचर चमत्कार को मुंह से निकाल कर हुआ। उसने मन ही मन तय किया कि प्रधान बनकर वह इस शब्द का प्रयोग दिन में कम से कम 3 बार नियम पूर्वक किया करेगा। मिठाई और चाट की दुकानों के आगे काफी भीड़ थी। भारतीय मिठाइयों की सौंदर्य साम्राज्ञी बर्फी ढेर के ढेर लगी थी और हर लड़का जानता था कि मारपीट में इसका इस्तेमाल पत्थर के टुकड़ों जैसा किया जा सकता है। इन मिठाइयों के बनाने में हलवाइयों और फूड इंस्पेक्टरों को बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करने पड़े थे। उन्होंने बड़े परिश्रम से मालूम किया था कि खोए की जगह घुइयां, आलू, चावल का आटा, मिट्टी या गोबर तक का प्रयोग किया जा सकता है। वे सब समन्वयवाद के अनुयायी थे और उन्होंने कसम खा ली थी कि वे बिना मिलावट के ना तो कोई चीज बनाएंगे और ना बेचेंगे। एक दुकान के किनारे छोटे पहलवान दिखाई दिए। वे भीड़ से कुछ पीछे हटकर एक मोड़े पर बैठे थे और एक दोने से आलू के टुकड़े नीम की सींग से उठा उठा कर खा रहे थे। सनीचर और जोगनाथ रुपन बाबू से अलग होकर छोटे के पास पहुंच गए। सनीचर ने कहा, गुरु हुक्म हो तो एक हाथ बर्फी भी खा लूं। छोटे सनीचर को देख करुणापूर्वक मुस्कुराए, वरदान देने वाले अदा से बोले, खा ले पट्टे, जोगनाथ को भी खिला दे। रंगनाथ का मन धूल, मक्खी और इसी तरह खाद्य पदार्थों को जो मिठाई और चाट का वजन बढ़ा रहे थे देखकर उखड़ गया था। वह रुपन से बोला, तुम खाओगे कुछ? उन्होंने बेरुखी से कहा, मुझे खाकर क्या करना है। कहकर उन्होंने भीड़ का सिंहावलोकन किया। कुछ दूरी पर उन्हें सिंह साहब दिखाई दिए जो उन्हें रास्ते में पहले साइकिल पर मिल चुके थे और जिनके सिर पर जड़ा हुआ 16 हैट इस समय उन्हें सैनिटरी इंस्पेक्टर ही नहीं पुलिस के हाकिमों का भी रुतबा दे रहा था। सिंह साहब को कई लोग घेरे हुए थे। रुपन ने कहा, जब तक ये भुखमरे मिठाई पर जुटे हैं तब तक हम इस खड़ूस का हालचाल ले लें। रुपन बाबू सिंह साहब के पास आकर खड़े हो गए। सिंह साहब के चेहरे पर 4-5 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी मूछ थी। होंठों के कोनों से तंबाकू की पीक टपकने ही वाली थी। इस सब के बावजूद सिर्फ 16 हैट के कारण वे काफी चुस्त दिख रहे थे। रुपन बाबू ने कहा, कहिए सिंह साहब, क्या रंग है? हाँ, रंग बदरंग है भाई, 10-10 चालान करने पड़े। अब तो रुपन बाबू इस उम्र में हम इसी के हो गए। गवाही के लिए इजलास का चक्कर लगाते लगाते पैर की खाल उड़ जाएगी। रुपन बाबू ने भीड़ की शोरगुल को अपनी आवाज से दबाते हुए कहा, और क्या रखा है चालान में सिंह साहब? 10-5 रुपए ले देकर बात खत्म कीजिए। सिंह साहब ने भी उसी तरह आवाज को ऊंचा करके कहा, कौन है साला 10-5 रुपए देने वाला? उधर के खोचे वालों का चालान किया था, सब साले 2-2 रुपए टिकाने को तैयार है। हमने भी कहा कि चालान ही चाहते हो तो लो, वही किए देते हैं। रुपन बाबू ने हाथ उठाकर कहा, कहाँ के हैं खोचे वाले? बड़े जाहिल हैं। एक मोटा तगड़ा आदमी उन्हीं के सामने खड़ा था। देखने में काफी रवेला था, पर जब बोला तो लगा कि कोई भारी भरकम तरबूज सड़ गया है। पिनपिनाती आवाज में कहने लगा, रोहपुर वाले हैं बाबू साहब, इतनी देर से इंस्पेक्टर साहब के खुशामद में खड़े हैं, पर ये 10 रुपया भी खोचे के रेट से नीचे नहीं उतर रहे। रुपन बाबू ने कहा, अब मान जाइए सिंह साहब, 2 रुपए के रेट से भी 20 रुपया हो जाएगा। क्या बुरा है? कौन गेहूं बेचा है आपने? वहां से गला फाड़कर सिंह साहब बोले, 2 रुपया। अब इतनी बेइज्जती तो ना कराइए रुपन बाबू। मोटा आदमी रुपन के रुख से प्रोत्साहित होकर कहने लगा, अब बाबू साहब जरा हमारी हैसियत तो देखें, साल भर बाद यहाँ खोंचा लगा है, 10 रुपया इधर चला गया तो बचेगा क्या? बात मजाक से शुरू हुई थी, पर रुपन बाबू को अब खोंचे वालों की तरफदारी करने में मजा आने लगा। उन्होंने उसी तरह ऊंचे स्वर में कहा, ठीक तो कहता है, फिर बचेगा क्या? अब मान जाइए सिंह साहब, 2.5 रुपए पर बात टूटने दीजिए, ना आपकी रही ना इनकी। कहकर वे उस मोटे आदमी से बोले, जाओ 25 रुपए इसी वक्त सिंह साहब के हवाले करो और कुछ मिठाई विठाई भी। भागते हुए आदमी को सिंह साहब ने पुकार कर कहा, ए देखो, मिठाई विठाई मत लाना। उन्होंने जनसाधारण को अपनी बात ठंडे ढंग से समझाई। साली रेंडी के तेल में बनी है कि महुए के तेल में, क्या पता, बकरी की लेंडी जैसी गंधाती है। रुपन बाबू और नजदीक आ गए। घरेलू बातें होने लगी। उन्होंने पूछा, कोठी के क्या हाल है? वे बड़े अफसोस के साथ बोले,
कोठी नहीं, अब तो उसे मकान ही कहिए, कहकर वे चुप हो गए। फिर मरी मरी आवाज में कहने लगे, हाँ अधूरा पड़ा है, सोचता हूं इसी हालत में नीलाम कर दूं। रंगनाथ भीतर ही भीतर खौल रहा था। मंदिर में गालियां सुनने के बाद उसका मन किसी से लड़ने को उतावला था। उसने कहा, इतनी इतनी रिश्वत लेकर भी आपकी कोठी नहीं बन पाई? सिंह साहब इस बात से नाराज नहीं हुए। सिर्फ भौएं के इशारे से उन्होंने रुपन बाबू से पूछा कि ये कौन है। रुपन बाबू ने बताया कि हमारे दादा हैं, फूफा के लड़के। इनकी बात का बुरा न मानना चाहिए, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए कभी कभी उल्टी बातें करने लगते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, जैसे भी हो घर के आदमी हैं। रंगनाथ ने होंठ दबाए और एक लंबी सांस खींची। सिंह साहब ने उन्हें समझाना शुरू किया, वे दिन लद गए भैया, कोठी वाला जमाना गया, घुस से अब कोठी नहीं बनती, घर पर छप्पर बना रहे यही बहुत है। देख नहीं रहे हो रेट की क्या हालत है। 10-10 चालान लिखते लिखते हाथ घिस गए और मिला क्या? बगला मारा पखना हाथ। मोटा आदमी लौट आया। आकर उसने 25 रुपए के नोट सिंह साहब के हाथ में रख दिए। नोट 1-1 रुपए के थे। अपनी बात रोककर उन्होंने नोटों को 2 बार कायदे से गिना। एक नोट कुछ ज्यादा गंदा हो गया था, उसे बदलवाया। फिर कमीज के अंदर बनियान वाली जेब में उन्हें धीरे से रख लिया। रंगनाथ उनका मुंह देख रहा था। वे बोले, हालत देख ली जमाने की। पहले पता लग जाता कि घूस लेने वाले हाकिम है तो 1000 आदमी घेर लेते थे, पैसा देते थे और एहसान ऊपर से मानते थे। अब कोई पास नहीं फटकता। कोई आया भी तो जैसे ये रुपन बाबू है ना, वैसा ही कोई आदमी साथ लेकर आता है। मुराफत में मामला बिगड़ जाता है। रुपन बाबू को समझाते हुए उन्होंने फिर कहा, क्या हुआ था दीनानाथ तहसीलदार के साथ जानते हैं आप? कभी वैद्य जी से पूछिएगा। 4 महीने यहीं शिवपालगंज में आकर बैठे रहे, किसी ने एक कौड़ी नहीं दी। तब एक दिन इजलास में ही गर्म हो गए। 2-4 वकील सामने खड़े थे, उनसे बोले कि माजरा क्या है? क्या लोग इस धोखे में पड़ गए कि मैं पैसा नहीं छूता? अगर ऐसा है तो आप लोग तहसील के आखिरी छोर तक ऐलान करा दें कि मैं घूस लेता हूं, कोई धोखे में ना रहे। इस पर भी लोग समझे कि मजाक है। उनका मुंह ही ऐसा था कि ईमानदार दिखते थे, किसी को इत्मीनान ही ना हो कि ये घूस चाहते हैं। बाद में जब बड़े बड़े आदमी बीच में आए, खुद वैद्य जी ने 4-6 जगह कहा, तब कहीं लोग सिफारिशें छोड़कर उनके पास नोट लेकर आने लगे। अब बताइए रुपन बाबू, कहीं इस तरह से पैसा इकट्ठा होता है? इस तरह से तो बस नमक रोटी चल जाए, इतना बहुत है। घूस लेना भी अब बड़ी जलालत का काम है, उसमें कुछ बचा नहीं है। लेने वाले और ना लेने वाले अब समझ लो बराबर ही हैं। सबकी हालत खराब है। उनकी बात पड़ोस की दुकान पर होने वाले गुल्क पाड़े के कारण टूट गई। किसी ने कहा, चल गई चल गई, जिसका मतलब था लाठी चल गई। क्या मामला है, क्या मामला है? कहते हुए कई लोग दुकानों पर झपटने लगे। एक आदमी ने ऐसा दिखाया जैसे सारा मामला बर्फियों के थाल में ही कहीं छिपा हो। उसने वहां से एक मुट्ठी बर्फी झपट कर उठा ली और आवाज लगाई, क्या मामला है? कुछ देर तक मामले की छानबीन इसी ढंग से होती रही। किसी को लड्डुओं में मामला छिपा हुआ नजर आया, किसी को बताशों में। अच्छा खासा गोलमाल मचा हुआ था। अचानक 2-3 सिपाही हाथों में बेंत लपलपाते हुए मौके पर प्रकट हो गए। बेंतों के इस्तेमाल में उन्होंने विवेक से नहीं बल्कि उदारता से काम लिया और इस तरह थोड़ी देर में कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कहने को हो गया कि स्थिति काबू में आ चुकी है। भीड़ कुछ तितर बितर हो गई। जिस दुकान पर मुख्य घटना हुई थी, उसका मालिक पीठ पर पड़े हुए बेंत की चोट सहलाता हुआ सिसक रहा था। एक तरफ छोटे पहलवान, जोगनाथ और सनीचर खड़े थे। रुपन और रंगनाथ भी उनके सामने आकर खड़े हो गए। स्टेज तैयार हो गया। एक सिपाही ने पूछा, अब बोल में क्या हुआ? पीठ को इस तरह सहला रहा है जैसे किसी ने एटम बम दाग दिया हो। दुकानदार ने सिसकना बंद कर दिया और जनता को संबोधित करते हुए बोला, जो हुआ सो हुआ, अब हमें कुछ नहीं कहना है। छोटे पहलवान अपनी जगह खड़े खड़े हाथ की कोहनी को मल मल कर धूल की बत्तियां निकाल रहे थे। उसी को देखते हुए बोले, इस तरह कोई गंजाओं को चूना नहीं लगा सकता, हमारे रुपए का हिसाब तो पड़ा ही है। रुपन बाबू अब मैदान में उतर आए। मत्थे पर गिरी हुई जुल्फों को पीछे झटक कर उन्होंने सिपाहियों पर अपने पढ़े लिखे होने का रौब डाला। कहा, ये पहलवान हमारे साथ है, इन लोगों को यतीम समझकर मनमाना न कर बैठना। बात ठीक से चलेगी तो हम पूरा सहयोग देंगे। जरा भी टेढ़े मेढ़े चले तो कॉलेज का 700 स्टूडेंट कल ही मैदान में उतर आएगा। एक सिपाही बोला,
आप भी कुछ मत बोलिए भाई साहब, हम आपको पहचान रहे हैं, जो होगा ठीक ही होगा। इसके बाद मैं दुकानदार की ओर घूमकर बोला, तुम्हारा क्या बयान है? दुकानदार चौकन्ना हो गया, उसका हाथ पीठ से अपने आप ही हट गया। बोला, बयान बयान तो मैं न दूंगा सरकार, बयान तो तभी होगा जब हमारा वकील भी मौजूद होगा। सिपाही ने धमका कर कहा, अबे तेरा बयान कौन लिख रहा है, मैं तो पूछता हूं हुआ क्या? मैं बोला, हुआ ये धर्मावतार कि वे पहलवान पहले आकर पीछे मोड़े पर बैठ गए। इन्होंने 2 पत्ते पालक के खाए, फिर 2 पत्ते कचालू के। कचालू का दूसरा पत्ता खा रहे थे, तभी ये इधर वाले 2 गंजहे आ गए। उसने सनीचर और जोगनाथ को टेढ़ी निगाह से देखकर कहा, इन लोगों ने आधा पाव बर्फी मांगी, इन्हें बर्फी दी गई। सिपाही ने छोटे पहलवान को देखकर कहा, यह सब ठीक है? छोटे पहलवान जैसे गाली दे रहे हो बोले, ठीक है। दुकानदार कहता गया, उसके बाद ये दोनों गंजहे बर्फी खाकर चलने लगे। दुकानदार कहता गया, मैंने कहा एक अठन्नी हुई तो ये उलट पड़े, बोले अठन्नी हमने दे तो दी है, कितनी बार लोगे? यहां एक साथ हम 100 ग्राहकों को खिलाते हैं, क्या मजाल कहीं धोखा हो जाए। मैं बार बार अठन्नी मांगता रहा और ये कहते रहे कि हमने दे दी है। हमने कड़ाई के साथ मांगा तो गाली देने लगे। उसकी बात काटकर सनीचर ने कहा, जितनी बात सच्ची है वही बोलो लाला चिरंजीवल। तुम कहते हो कि हमने अठन्नी की बर्फी खाई तो हम कहते हैं कि हमने खाई। तुम कहते हो कि हमने अठन्नी नहीं दी तो हम कहते हैं कि हमने दी। रंगनाथ ने उसे टोक कर कहा, तो इसमें झगड़ा किस बात का है? अगर नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी। सनीचर ने कहा, अब भैया की बात, इस तरह 2-2 बार पैसा देने लगे तो 4 दिन में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। दुकानदार बोला, असल झगड़ा अठन्नी का नहीं, उधर पहलवान की ओर से है। ये गंजहे जब अठन्नी के लिए झांझाएं कर रहे थे तो उधर से पहलवान बोले कि भाई इस झगड़े में हमारा दिया हुआ रुपया ना भूल जाना। अब देने को तो इन्होंने एक छदाम भी नहीं दिया और कह रहे हैं कि हमारा रुपया ना भूल जाना। क्या जमाना आ गया है। पहलवान पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे देह से मैल की बत्तियां निकालते रहे। सिपाही ने कहा, क्या कहते हो पहलवान? छोटे बोले, हमें क्या कहना है, हमें ज्यादा टाई टाई नहीं आती। मेरी अठन्नी वापस मिल जाए, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं। बड़ी देर तक बहस चलती रही। भीड़ में भी कई तरह की बातें होती रही, जिसका तात्पर्य यह था कि ऐसा झगड़ा इस मेले में हर साल होता है। झगड़ा करने वाले बस यही गंजहे हैं, बड़े लुच्चे हैं, पर इनके मुंह कौन लगे। और सच पूछो तो हर एक गांव का यही हाल है। जितने नए लौंडे हैं सब, ये तय नहीं हो पा रहा था कि किसको कितना देना है। आखिर में एक सिपाही ने सीधा रास्ता बताया कि सीधा रास्ता तो यह है कि दोनों तरफ से झूठ बोल दी जाए। पहलवान ने रुपया दिया हो तो रिजगारी छोड़ दे और दुकानदार ने दाम न पाए हो तो दाम छोड़ दे। इस पर दोनों पक्षों को बड़ा असंतोष हुआ, पर बड़े शोरगुल के बाद यह फैसला दोनों पक्षों ने मान लिया। इसके बाद जिधर देसी शराब की दुकान थी उधर भी इसी तरह का कोई झगड़ा होने लगा, क्योंकि सिपाही उसी तरफ चले गए। भीड़ छंट गई। अचानक रंगनाथ ने कड़ी आवाज में कहा, अब मुझे क्या पता था कि मेरा लुटेरों का साथ है। कैसे कैसे लोग हैं। रुपन बाबू ने आश्चर्य के साथ उन्हें देखा। बोले, कौन लोग? ये दुकानदार? ये तो पैदाइशी लुटेरे हैं। रंगनाथ का चेहरा तमतमा उठा। वह दुकानदार के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर दुकानदार को देते हुए उसने कहा, 3 आदमियों की मिठाई चाट की कीमत इससे काट लो, जो हुआ उसे भूल जाओ। कहकर उसने अपना तमतमाया हुआ चेहरा अपने साथियों के सामने कर दिया। रुपन ने मुंह बनाया, जिसका मतलब था कि यह सारी बेवकूफी आज ही दिखा डालने पर तुले हो। छोटे पहलवान ने धीरे से कहा, इन्हें भी अपना हौसला निकाल लेने दो, पढ़े लिखे आदमी है, एमए पास है, कौन इनके बीच में बोले। कहकर वह दूसरी ओर देखने लगा, जैसे उसका पूरी घटना से कोई संबंध ही ना हो और घटना कुल मिलाकर इतनी हो कि एमए पास आदमी किसी बेवकूफी पर उतर आया है। पर रुपन ने उसे टोका, कहा, अब फैसला हो गया है रंगनाथ दादा, अब तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। जो करना था पुलिस के सामने करते, तब कोई बात भी थी। रंगनाथ ने अपना नोट दुकानदार के सामने फेंक दिया था। इन बातों को अनसुना करके उसने दुकानदार से ही कहा, जल्दी करो, बाकी पैसे वापस करो। लोग फिर इकट्ठा होने लगे थे। दुकानदार ने चारों ओर उछलती सी निगाह डाली, फिर उसे नोट वापस करते हुए कहा, तुम बाहरी आदमी हो बाबूजी, हमको तो यहीं रहना है।
एक गुट के अब 3 गुट बन गए। जोगनाथ शराब की दुकान की तरफ चला गया। सनीचर और छोटे पहलवान मेले के दूसरी ओर, जहां जान पहचान के 2-4 लोग भंग छान रहे थे। रंगनाथ और रुपन बाबू साथ साथ लौटे। रंगनाथ कुछ गंभीर हो गया था, थक भी गया था। एक कुएं की जगत पर वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। रुपन बाबू वहीं से खड़े खड़े कुछ दूर पर होने वाली तीतर की लड़ाई देखने लगे। कुएं से कुछ दूर पर एक टूटी हुई इमारत थी। वहां खंबे के पास एक लड़की बैठी थी, गेहूं रंग की नौजवान लड़की, चटकीली साड़ी पहने थी, नाक में सोने की नथ। मेले की गंदगी के खिलाफ रंगनाथ को यह दृश्य अच्छा लगा। वह उधर ही देखता रहा। गंदी लुंगी और चमकदार नकली सिल्क की साफ कमीज पहने एक आदमी उस लड़की से कुछ दूर खड़ा हुआ बीड़ी फूंक रहा था। एक कान पर चूने की गोली, बालों से तेल चुचुआता हुआ धीरे धीरे वह लड़की के पास आकर खड़ा हो गया। फिर उससे लगभग गज भर की दूरी पर बैठ गया। उसने कुछ कहा जिस पर लड़की मुस्कुराई। रंगनाथ को अच्छा लगा। उसने चाहा कि लड़की उसकी ओर भी देखे। लड़की ने उसकी ओर भी देखा। उसने चाहा कि वह उसी तरह फिर मुस्कुराए। वह फिर मुस्कुराई। चुचुआते बालों वाले आदमी ने दूसरी बीड़ी जला ली। रंगनाथ के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया। धोती, कुर्ता और टोपी पहने था। देहात के हिसाब से जिम्मेदार सा दिख रहा था। रंगनाथ ने उसकी ओर एक फिसलती निगाह डाली, फिर सामने की ओर देखने लगा। लड़की ने मुस्कुराना छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा वैसा ही करुणाजनक भाव आ गया था जो हिंदी सिनेमा में गजल गाने के पहले हीरोइन के चेहरे पर आ जाता है। उस आदमी ने धीरे से पूछा, आप यहीं के रहने वाले हैं? रंगनाथ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। वह आदमी इत्मीनान से रंगनाथ के पास बैठ गया। बोला, ए देहाती लोग कुछ समझते तो है नहीं। सनीमा का ये गाना सुनाओ, वह गाना सुनाओ। रंगनाथ दिलचस्पी से उसकी बात सुनता रहा, पर कुछ समझ नहीं पाया। वह कहता गया, बस इनसे टिलाना सुनिए, दादरा सुनिए, चाहे ठुमरी सुनिए, अपनी जान निकाल कर रख देती है। भाव मुग्ध होकर वह आदमी स्वप्निल आंखों वाली रुमानी अदा से बोला, रोहपुर गई थी, अब बैजेगांव जा रही है। शहर में रंगनाथ ने इसी तरह रविशंकर के बारे में एक संगीत सभा में सुना था। अनाउंसर कह रहा था, एडिनबरा से अभी अभी लौटे हैं, अब की जाड़ों में न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उसने सिर हिलाकर बात का समर्थन किया। उसे अब बात का सिर पैर मिलने लगा था। वह आदमी कुछ रुक कर कहने लगा, राह चलने की विद्या नहीं है इनकी। बैठक में आइए, बैठकर सुनिए, तब पता चलेगा क्या असली है क्या नकली। रंगनाथ की निगाह सामने थी। चुचुआते बालों वाला आदमी अब उस लड़की के बिल्कुल पास आकर बैठ गया था। दोनों बातें करते थे, मुस्कुरा रहे थे और रह रहकर रंगनाथ को देख रहे थे। उसे इतनी देर बाद अनुभव हुआ कि इन लोगों को उससे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। उसके पास बैठे हुए इस धोती कुर्ता टोपी वाले आदमी को देखकर दूर से ऐसा लगता होगा जैसे 2 गंभीर आदमी देश की समस्याओं पर काफी गहरा चिंतन कर रहे हैं। अपनी भौहों को सिकोड़कर वह कह रहा था, सब गारत कर दिया नए कानून ने। बड़े बड़े रईस ज़्यादा गाना सुनने को तरस रहे हैं। अब तो थाने वालों ने इजाजत दे दी है, बैठक में गाना वाना चलने लगा है। रंगनाथ उठ खड़ा हुआ। वह आदमी भी खड़ा होकर बोला, मैंने खुद इसके ऊपर 10 साल जान लड़ाई है। मोर जैसा गला पाया है। तैयारी के बाद अब सैकड़ों में एक होकर निकली है। रंगनाथ ने रुपन बाबू की ओर देखा। वे तीतर की लड़ाई देखने को दूसरी ओर टरक गए थे। उसने पुकारा, रुपन। वह आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अपने ही धर्म की लड़की है, हिंदू है, बड़ी सीधी है। फिर मुंह लटकाकर गौरव के साथ कहने लगा, सिर्फ गाती भर है, गुनीजनों के बीच रही है, पेशा नहीं करती। रंगनाथ ने उस आदमी से कहा, बहुत अच्छी बात है, गाने वाले पेशा करते हैं तो गाना बिगड़ जाता है। गाना भी एक साधना है, उसी पर इसे डाले रखिए। वह आदमी अचकचा कर बोला, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको क्या समझाना, कभी बैठक में आइए। रुपन बाबू को देखकर वह रुक गया। वे अचानक ही पीछे से आ गए थे। कड़क कर बोले, जरूर आएंगे बैठक में, पर बात किससे कर रहे हो? अपने बाप को तो पहचान कर चलो। उस आदमी ने हाथ जोड़ दिए। उसकी मुद्रा बदल गई। शौदों की तरह मुस्कुराकर उसने कहा, अपना बाप तो रुपया है मालिक। रंगनाथ मुस्कुराया। उछलती निगाह से उसने देखा लड़की की मुस्कान कुछ और चौड़ी हो गई। वे काफी देर चुप रहे, चुपचाप चलते रहे। अंत में रुपन बाबू बोले, क्या कह रहा था वह? अभी उसने पेशा शुरू किया कि नहीं? रंगनाथ चुप रहा।
चारों तरफ जालसाजी है। इस साली रंडी को बचपन से देख रहा हूं। रुपन बाबू एक बुजुर्ग की तरह कहते रहे। बरसों से नाक में छल्ला लटकाए घूम रही है और वह उसके ठुमरी दादरा का नगाड़ा पीटता है। भैंस जैसी आवाज है और बड़ी उस्ताद बनती है। इलाके की सबसे सड़ियल पतुरिया है। कोई उसे कौड़ी को भी नहीं पूछता। रंगनाथ थका हुआ सा चलता रहा। रुपन बाबू कह रहे थे, मैं न जाता तो वह चुप थोड़े ही होता। तुमको तो उसने करीब करीब फांस लिया था। वे अपनी धुन में बोलते जा रहे थे। अचानक रंगनाथ ने पूछा, रुपन, तुमने बेला को प्रेम पत्र क्यों लिखा था? इस बात से रुपन बाबू का व्याख्यान लड़खड़ा गया, पर उन्होंने अपने को संभाल कर कहा, इतने दिन तुम शहर में रहे हो, यह भी नहीं जानते कि कोई किसी को प्रेम पत्र क्यों लिखता है? रंगनाथ को इसका जवाब न सूझा, सिर्फ इतना कहा, मामा बहुत नाराज हो रहे थे। रुपन बाबू तनकर खड़े हो गए, ऐंठ कर बोले, पिताजी क्या खाकर नाराज होंगे? उनसे कहो मुझसे सीधे बात तो कर ले। उनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। पहली अम्मा मर गई तो 17 साल की उम्र में दूसरी शादी की। साल भर भी अकेले नहीं रहते बना। ये तो किया कायदे से, और बेकायदे कितना किया सुनोगे? वह भी। रंगनाथ ने कहा, अब मैं नहीं सुनना चाहता।